हेलो। हाँ प्रीतम कुमार जी बोल रहे हैं? जी जी बोल रहे हैं, हम प्रीतम कुमार बोला जाए सर। नमस्कार। नमस्कार। पहचाना सर आपने? पहचान गए आपको? अच्छा, एक्चुअली सर काफ़ी दिन हो गया था आपसे बात किए हुए, हम्म। और आज आपकी पोस्ट देखा मैं फेसबुक पे, बड़ा हाँ अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी संदर्भ में आपसे कुछ बात कर ली जाए। जी बिल्कुल। तो जो आपने पोस्ट डाला था उसी परिप्रेक्ष्य में मुझे थोड़ा सा जानना है ये हाँ। आर्य और मूल निवासी के बारे में। हम्म। जैसे आपने उसमें बताया ना कि ये मूल निवासी जो थ्योरी है, या जो अपने आप को जो लोग मूल निवासी बोलते हैं, वो बिल्कुल एक मनगढ़ंत और फर्जी कहानी है। हाँ हाँ। तो इसमें कितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसी के बारे में आप थोड़ा कुछ हमें बताएं। इसमें 110% तो फर्जीवाड़ा ही है। अच्छा। अगर आप इस बात को सत्य मानते हैं तो आप सत्य मान भी रहे हैं, लेकिन ये बेसलेस है, आधारहीन है। अच्छा, और सर हेलो 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 हम्म। और सर साथ में यह भी बताइए कि संविधान में इसकी क्या बाध्यता है? संविधान का फर्स्ट जो फीलिंग्स है उसमें क्या करता है, हम भारत के सभी निवासी जो हैं, भारत के सभी देशवासी यहाँ के जी। नागरिक हैं। उसमें जी, जी। ऐसा कोई सब मूल निवासी, शूद्र, बहुजन, सवर्ण, मनुवादी करके नहीं आता। अगर कोई जी। शब्द को ढूंढ के दे दे संविधान में तो मान जाए हम उनको, हाँ भाई चलो। लेकिन आज तक हमने भी संविधान पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है, जी। और भी अन्य विद्वान पढ़ते हैं, कहीं मिला है ये शब्द? अच्छा, एक नहीं, हाँ। मिनट एक मिनट, इस संविधान में ये बहुजन, मूल निवासी और दलित शब्द नहीं है? नहीं है। मान्यवर कांशीराम जो थे, जब उनका ये थ्योरी पंजाब में नहीं चला, पंजाब में सबसे ज्यादा दलित हैं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा दलित की आबादी क्या है आपको पता है ना? पंजाब में 25 से 30% की आबादी थी। वहाँ वो सक्सेस नहीं हुए। तो उन्होंने, देखिए जैसा आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, पॉलिटिकल लैब जो होता है ना, उसके तौर पे माना जाता है पहला स्टेट यूपी और दूसरा स्टेट बिहार। जी। समझते हैं आप लोग? जी जी, जी। जी। उन्होंने इस वर्ड को इंजेक्ट करके एक नई आइडियोलॉजी जो है खरीद की, और बहुजन शब्द को सर्वप्रथम उन्होंने उसी टाइम इंक्लूड किया था भारतीय पॉलिटिक्स में। और यह शब्द उस टाइम में इतना फेमस हुआ जो उसी की देन थी, जो बहन जी जो है 4 बार सीएम बनी, कैबिनेट स्तर में मंत्री बनी, भाजपा की संघीय मंत्री बनी। तो बहुजन शब्द आपका राजनीतिक शब्द हो सकता है, संवैधानिक शब्द नहीं है, इवन सामाजिक शब्द भी नहीं है। समाज में आपको आज तक किसी ने बहुजन करके पुकारा है? आप अच्छे खासे सोसाइटी में जाओ या बुरे सोसाइटी में भी जाओ, या तो बाय नेम आपका पुकारता है, या जो आपको जानता है तो हाँ किधर क्या, मतलब सर्वनाम सूचक शब्द से पुकारता, हाय हेलो। अच्छा, एक चीज और मुझे समझ में नहीं आती, ये बोलते तो बहुजन है, हाँ। बोलते तो क्या बहुजन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं आते जिनको ये विदेशी बोलते हैं? ये बहुजन नहीं, बहुजन शब्द का अर्थ ही है डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, अलगाववाद। अच्छा, मतलब ये बहुजन है नहीं? चलता है ना, एक अलगाववाद कश्मीर में चलता है जी। गिलानी के द्वारा, और एक अलगाववाद जो है इस शब्द के द्वारा इंजेक्ट की गई, जिसमें आपका एक सम्राट समाज जो था उसको डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की गई। जहाँ ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, ये बहुजन नहीं है, और रेस्ट ऑफ इसके अलावा जो भी हैं ये सब बहुजन है। और अब ये बात भी याद रखिएगा, मंडल कमीशन जब तक लागू नहीं हुई थी तो 90 से पहले ये सब शब्द नहीं चलता था। अच्छा, जब इन लोगों से बात की जाती है तो ये लोग कहते हैं कि ये बहुजन शब्द जो है वो हमने गौतम बुद्ध के सिद्धांतों से लिया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। एक मिनट, मेरी सवाल सुनिए। ये कहते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इन्होंने गौतम बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात किया है, मतलब धारण किया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो क्या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में बुद्ध के समय में धरती पर ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय जीव नहीं रहते थे क्या? सिर्फ यही लोग रहते थे जो आजकल बहुजन मूवमेंट के अपने आप को बहुत ये तो आज भी 25% हैं। आज भी अगर अपने आप को जो तथाकथित दलित मानते हैं, महादलित मानते हैं, ठेकेदार मानते हैं, कहते हैं हम आबादी में ये हैं वो हैं, उनकी ही आबादी कितनी है? 25% है आज के देश। अच्छा, आप चले जाओ 2500 ईसा पूर्व, कितनी आबादी होगी? अब वो तो यही लोग जानेंगे, मतलब मेरा फिर भी हम अभी तो एक अनुमान लगा सकते हैं ना, कितनी आबादी होगी।
5% रहे होंगे, 10% रहे होंगे, उससे कम भी हो सकता तो क्या गौतम बुद्ध ने हो सकते हैं। तो क्या गौतम बुद्ध ने सिर्फ 5% 10% लोगों को ही बहुजन कह करके और उन्हीं के लिए कार्य किया था? कभी नहीं, कभी नहीं। उनका नारा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। वो सर्व कल्याण की बात करते थे। तो सर्व कल्याण में तो सब आते हैं, सब सर्व कल्याण में तो सभी आते हैं। उसमें कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं लिखा गया है। तो मानव के तौर पे आप मानव से घृणा करोगे, नफरत करोगे, क्यों? तो ये सब प्रोपगेटेड शब्द है, ये सब एडिट किया गया बाद में। एक बात आप पॉलिटिकली आइडोलाइज कौन किया जानते हो? मायावती जी की। अच्छा। उनके सीएम बनने के कार्यकाल के दौरान बुद्ध की मूर्ति साथ उन्होंने अपनी भी मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाई। उनका नारा कभी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था, जबकि उनकी पार्टी का नाम ही बहुजन समाजवादी पार्टी था। लेकिन उनका नारा क्या होता था? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो सर्वजन में तो सब आ जाते हैं। हेलो, हुआ आपका बहुजन तो कभी हम नहीं सुने। तो क्या सर्वजन और बहुजन में कोई समानता है या फिर दोनों अलग अलग चीजें? नहीं, सर्वजन का अर्थ होता है सबका साथ, सबका विकास। आपको सबको साथ लेके चलना है। उसमें सवर्ण भी आ सकते हैं, गरीब भी आ सकते हैं, शोषित भी आ सकते हैं, पीड़ित भी आ सकते हैं, पिछड़ा भी आ सकते हैं, दलित महादलित। अब जो चीज बहुजन में जो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो बहुजन में जो जय भीम बोलते हैं वही बहुजन माने जाते हैं। जो जय भीम नहीं बोलते हैं तो उसको तो बहुजन भी नहीं माना जाता है उन लोगों के द्वारा। और हम लोग के द्वारा तो बहुजन कोई शब्द ही नहीं है। ये पॉलिटिकल जो है ना शब्द है जिसको कि एजेंडा के साथ फिक्स किया गया, सेट किया गया। केवल हम ही लोगों के लिए कैसे? ये तो संवैधानिक भी नहीं है फिर। नहीं, ये तो संवैधानिक नहीं है। राजनीतिक तौर से इसको आप मान सकते हैं, लेकिन संवैधानिक ये नहीं है। अच्छा एक चीज, ये जो मूल निवासी जो अपने आप को बोला जाता है, ये लोग बोल देते हैं कि हम मूल निवासी हैं, तो ये मूल निवासी शब्द का क्या इतिहास है? इसका क्या मतलब, ये हिस्ट्री? मूल निवासी शब्द का कोई इतिहास नहीं है। 2014 में रोहित वेमुला की क्या सुसाइड हुई थी। उन्होंने सुसाइड कर लिया था। अपने आर्थिक या सामाजिक या कोई ऐसा होगा प्रॉब्लम, मैं इसकी डीप में नहीं जानना चाहता हूँ। उसके बाद एक वेब चला था, आप देखे होंगे। उसके मौत को भुनाने के लिए बड़े बड़े साहित्यकार, कॉलमिस्ट हो गए, जमीनी स्तर के जो बड़े बड़े तथाकथित दलित हितैषी थे, उन्होंने एक वेब चलाया। तो इसमें वामन मिश्राम जो थे वो भी कूद गए। वो एक नया नारा निकाल दिए, क्या? बस जो हमारा नहीं है वो सब जो है मनुवादी है, जो हमारा है वो मतलब जो उनके संगठन से नहीं जुड़ा है वो सब विदेशी है, और जो उनके संगठन से जुड़ गया है वो सारा का सारा देशी है। अच्छा, देशी है, बाकी जो नहीं जुड़ा। अच्छा, एक चीज मुझे और क्लियर करिए। एक चीज मैं बड़े दिनों से मैं अक्सर सोचता हूँ, जैसे जब अपने देश में जब मुसलमान आए या जब इस्लामिक आक्रमण जब होने लगा, तो बहुतायत संख्या में ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, आज जो अपने आप को ओबीसी बोलते हैं, इन लोगों ने एक मिनट सर मेरे क्वेश्चन सुनिए। एक बात करना चाहता हूँ, सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रियों का ही राज नहीं रहा है। अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य को मानते हैं राजा, घनानंद को मानते हैं राजा, अजातशत्रु को मानते हैं राजा, तो इसमें कितना ब्राह्मण था? एक्चुअली देखिए, मैं जो सवाल मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था वो किसी और परिप्रेक्ष्य में था। एक बार ध्यान से सुनिए उसको। जैसे ये लोग कहते हैं कि मूल निवासी, तो चलिए मैंने मान लिया कि जो बहुजन आइडियोलॉजी, मैंने कि जो भी आइडियोलॉजी हो उसको जो मानता है वो बहुजन है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बहुजन है कौन? अब जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि वामसेफ जैसे जो संगठन है, इसमें मुझे लगता है कि इसमें मुस्लिम भी हैं। तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ बहुजन कौन है। नहीं, एक मिनट सर, मेरा एक सवाल सुन लीजिए मेरा। तो उसमें मुस्लिम भी हैं। तो अब जैसे दलित, तो जो मान लीजिए जैसे दलित में जो SC ST की जो जातियां हैं, मान के चला जाए कि वो दलित वर्ग की हैं। अब जो मुस्लिम हैं वो OBC वर्ग के हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि जब इस्लामिक आक्रमण जब हुआ तो उस समय जो धर्मांतरण जो हुआ तो उसमें ब्राह्मणों ने भी धर्मांतरण किया, उसमें क्षत्रियों ने भी धर्मांतरण किया, उसमें वैश्यों ने भी धर्मांतरण किया, उसमें दलितों ने भी धर्मांतरण किया। तो जो DNA का जो ये आधार बनाते हैं कि DNA के आधार पर वो विदेशी है और ये देशी है, तो इस बात को कैसे क्लियर किया जाए कि जो ब्राह्मण धर्मांतरण करके मुसलमान बन गया और वो वामसेफ से अगर जुड़ा हुआ है तो भैया वो देशी हुआ या विदेशी हुआ? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
अब जो धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए या हिंदू धर्म छोड़ दिए, वो तो इनके आइडियोलॉजी के अनुसार मूल निवासी हो गए। तो मतलब ये लोग मूल निवासी बहुजन के हैं। तो उसका डीएनए से इसको, तो उसके डीएनए से इनको कोई मतलब नहीं है? नहीं, कोई मतलब नहीं। इनको मतलब किससे है मैं बता देता हूँ। इनका एजेंडा भले पॉलिटिकल हो सकता है, वैचारिक तौर पे एक दूसरे का विरोधी हो सकता है, लेकिन टारगेट इनका हिंदू धर्म लगता है। अब इस बात के जड़ में आइए, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, आप कोई भी जात रहो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, ओबीसी कास्ट हो, तो आप विदेशी हो, आपको ये कभी नहीं मानेंगे मूल निवासी। कहेंगे नहीं मूल निवासी है। तो देखिए कंस्पायरेसी जो है ना यहीं से शुरू हो जाती है। धार्मिक आधार है, मिशनरी से, बामसेफ से तो है ही जो हम लोग देखते हैं। उसके अलावा और भी विदेशी संगठन के जो होते हैं वो अपना कहानी गढ़ते हैं। इस कहानी में ये लोग भावनात्मक रूप से बह जाते हैं। इनकी कहानियों को आप ध्यान से पढ़ोगे ना, एक ही कंस्पिरेसी रहेगी, एक ही थ्योरी रहेगी, हमारे साथ अन्याय हुआ, सिर्फ इन्हीं के साथ अन्याय हुआ, बाकी सब जो है ना चांदी के चम्मच को मुंह में लेके पैदा होते थे। अच्छा। तो बस यही समझ लीजिए, सब दुनिया का सारा आपत्ति विपत्ति इन्हीं पे हुआ, बाकी हम आप पैदा हुए ना, तो ऐसा माना जाता है इन लोग के अनुसार। मेरे अनुसार नहीं माना जाता। हम लोग चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, राजा महाराजा की जिंदगी जी, जो कि हकीकत इससे पढ़े। अच्छा, एक चीज और क्लियर है कि, और ये सुनिए, ये किसी को कहते हैं तो तुम मूल निवासी हो। क्यों मूल निवासी होने का क्या रीजन है, क्या स्टैंडर्ड है? सिर्फ कलर है। इनको हर गोरा आदमी जो है ना विदेशी लगता है। अगर हम इसी परिप्रेक्ष्य में इनको अफ्रीकी बोल दे तो मैं भी तो गलत नहीं हूँ ना। मेरे पास भी तो डीएनए की रिपोर्ट है किसी बहुजन के पास हिम्मत तो हमसे आके ले ले। अच्छा, डीएनए का रिपोर्ट दिखाते हैं। आज मैं क्लियर कर देता हूँ। डीएनए की रिपोर्ट से अगर इतना उछलते कूदते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के 40 से 45 से 50 से 200 या 250 आदमी के समूह पे बनाया गया माइकल बामसेफ के द्वारा, तो मेरे पास तो डीएनए हार्वर्ड ऑफ पिछले का जो 1905 में बंगाल में आया। बंगाल उसमें कितना बड़ा था जानते हैं ना? उसमें उड़ीसा आता था, बिहार आता था, झारखंड आता था। तो 1905 में वो आया है जो गवर्नर, और सबसे पहला एंथ्रोपोलॉजी का जो है ना रिसर्च वो किया भारत में। तो उसने तो खुल के बोला जो यहाँ के जो दलित महादलित हैं वो हब्सी हैं, निग्राइड हैं, सुड्राइड हैं, अफ्रीका से हैं, अफ्रीकी मूल से हैं। उसमें इन लोग का क्यों मूल बंद हो जाता है? छोड़िए इनको भी, अगर ये डिनाई करते हैं, मैं बता रहा हूँ, सुनो, ये दुनिया सुने। रोलैंड रॉबर्ट्सन सबसे पहले जो है ना एंथ्रोपोलॉजी का काम शुरू किया था 1875 ईस्वी में। उसकी न्यूयॉर्क टाइम्स में आज भी आर्टिकल लिखी हुई है। उसमें वो लिखता है द SC/ST पीपल ऑफ इंडियाना, इंडिया नहीं लिखा हुआ, इंडियाना लिखा हुआ है, आर बिलोंग्स टू अफ्रीकन रेस, दे आर नॉट द ओरिजिनल इंडियन। इसलिए इन लोग का मुख्य चुप हो जाता है। क्या उसने क्या डीएनए का सर्च नहीं किया? वो लोगों भी नहीं रिसर्च किया है। जो स्कल का चेक किया, उसके बाद जो डिजीज कॉमन देखी वो उनको उन्होंने मैच किया, उसके बाद आपकी फिजिकल फिटनेस, हाइट, इन चीज को मैच किया। तो उन लोगों का भी तो डीएनए रिपोर्ट है। तो इस आधार पर तो आप भी अफ्रीकी हैं, आप कैसे यहाँ के मूल निवासी हो? बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी को भी ये बात दो एंथ्रोपोलॉजी का नाम बोलो, किसी के भी हिम्मत हो अगर पिछवाड़े में, आपको अगर खंडन कर दे, मैं पैसा, चाहे बामसेफ वाले हो, चाहे बहुजन वाले हो, चाहे मूल निवासी वाले हो, खुद को यहाँ का तुम सत्यापित करके दिखाओ। और एक बात आप इनसे पूछिएगा, ठीक है? माइकल बामसेफ की थ्योरी में आपने ब्राह्मण का, शूद्र का, वैश्य का थ्योरी, ये डीएनए यहूदियों से मिलता है बता दिया। अपना डीएनए क्यों छुपा लिया? आपका डीएनए किससे मिला ये आज तक किसी को पता क्यों नहीं लगा? नहीं तो ये तो कहते हैं कि हमारा डीएनए तो भारतीय है, हमारा तो भारतीयों से मिलता है। नहीं, भारत नहीं कहना, आपका भी डीएनए तो अफ्रीकी से मिला था। तो क्यों अपना डीएनए आपने क्यों नहीं करवाया? अच्छा, ये माइकल, ये किससे मैचिंग हो गया? ये माइकल बोलिए। ये जो माइकल जो आप बता रहे हैं, माइकल बामसेफ अमेरिका का एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नहीं तो इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली थी, क्या उसमें इन्होंने इनका भी रिपोर्ट निकाला था? या 250 जो आदमी था तो उसने जाति पूछ के निकाला होगा क्या? एक गांव या किसी कस्बा में सामूहिक किया होगा, बाई ने सबका निकाला होगा। उसमें दलित महादलित का किससे मिलता है उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं है रिकॉर्ड? अफ्रीका की बांटू प्रजाति से इन लोगों का मिलता है सब कुछ।
अगर विश्वास ना हो ना तो मैं चैलेंज करता हूँ सबको, race.history.com डाल के गूगल पे सर्च कीजिएगा। 34 एंथ्रोपोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है, एक की नहीं 34 की। इनमें इन लोग को क्या बताया गया है, कभी इन लोग को कहिएगा पढ़ने के लिए, सारे के सारे पाठ्यक्रम। अच्छा, क्या ये साक्ष्य आप हमें प्रोवाइड करा सकते हैं, दे सकते हैं? खुद करवा सकते हैं, जब बोलोगे तब करवा देंगे। तो एक जो भी इससे रिलेटेड एविडेंस हैं वो हमें चाहिए। और हेलो हेलो सर, मेरा भी एक सवाल है जी बोला। ये मैंने भी कहीं पढ़ा हुआ है। और एक बात याद है, एक बात याद है, प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं। और नहीं सुनिए, ये लोग कहते हैं खुद को मूल निवासी। सीडीज प्रजाति के बारे में जानते हैं? 16वीं शताब्दी में उनको अफ्रीका से उठा के भारत में लाया गया था। 16वीं शताब्दी में लाया गया। सीडीज कहाँ से आया पता है? अफ्रीका से लाया गया। किस लिए लाया गया? तो सेना में जो है ना, इनको काम दिया जाता था, लड़ाकू होते थे। सीडीज आज भी गुजरात में मिल जाएगी, महाराष्ट्र में मिल जाएगी, कर्नाटक में हो जाएगी। वो कब से यहाँ के मूल निवासी हो गए? ये जो तो पहले ही है, और वो जो विदेश से है वो कब से मूल निवासी हो गए। सिकल सेल बीमारी का जानते हैं कुछ? सबसे ज्यादा किस कम्युनिटी में होता है? किसी को कहने की जरूरत नहीं है। और वो बीमारी किससे बिलोंग करती है वो भी सबको पता है। हाँ, ये अफ्रीकन कम्युनिटी की बीमारी है, जो यहाँ की कम्युनिटी में जिस समाज विशेष से मिलती है जुलती है, तो वो ये साबित नहीं करती रही ये लोग कहाँ से हैं। और दूसरे को ये लोग बताते हैं कि तुम कौन हो, मंगल ग्रह से हो, फलना हो, चिलना, सबकी बोली बंद हो जाती है। लेकिन सर हेलो जी बोले। लेकिन सर इन्हीं के साहित्यकारों में एक नाम विशेष आता है, मैंने भी पढ़ा है कहीं पे, बीटी राजशेखर, जो कर्नाटक में एक सर्वप्रथम दलित वाइस पत्रिका के संपादक भी थे। उनकी भी एक पुस्तक है, दलित द ब्लैक अनटचेबल ऑफ इंडिया। वो भी इस थ्योरी पर समर्थन करते हैं कि हम लोग हमारा जो मूल है अफ्रीका ही है। अरे भाई ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप सुनिए, आप राजशेखर रेड्डी का पढ़ रहे हैं ना, ये जो भी राजशेखर है, ठीक है। मैं अच्छा आपको ब्लॉग शादाब पढ़ा दूंगा, जो कि अफ्रीकी स्कॉलरों का है, गवर्नमेंट ऑफ अफ्रीका से ऑथराइज है। इवन अफ्रीका के जो है ना स्कॉलर ये भी क्लेम अब वो क्या करेंगे, ये लोग बुद्ध को मानते हैं ना। बुद्ध का ऑलरेडी क्लेम थाईलैंड भी करता है, अफ्रीका भी करता है, नेपाल वाला भी करता है, और यहाँ के जो नव बौद्ध हैं वो भी करते हैं। तो इतनी कंस्पिरेसी इनकी आइडियोलॉजी में शेकी होती इनकी आइडियोलॉजी, समझे, अपॉर्चुनिस्टिक टाइप की। जहां अवसर मिले वहीं चिपक जाओ, बस अपना काम निकालो। और ये हमको रिमाइंड दिलाता है कम्युनिस्ट का एक शब्द कांशीराम जी ने बहुत अच्छा कहा था। कम्युनिस्ट जो होते हैं ना, हरे घास में हरे सांप की तरह होते हैं, यानी अवसरवादी। यही तो हम इनमें भी दिखते हैं। खैर कुछ नहीं, कभी हम लोग से डिबेट करें इनके बड़े बड़े वैज्ञानिक, तो हम लोग भी तो देखें कौन कितना पानी में है, किसके पास कितना डिबेट के लिए एलिमेंट्स है, मटेरियल है, वो डालेंगे। एक तो मैं 10 डाल सकता हूँ। अच्छा, एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे अभी देखिए कि अगर बौद्ध युग जो ये लोग जो बोलते हैं कि भारत बौद्धमय था, तो मैंने एक मिनट, तो मैंने देखा है कि ये जो जिस भारत को बौद्धमय बताते हैं, तो इनके बौद्धमय भारत में एक चीज बड़ी ही कॉमन दिखाई देती है कि सम्राट अशोक के बाद से इनके बौद्ध धर्म को मानने वाले लगभग जितने भी राजा बाद में हुए, वो सारे के सारे विदेशी मूल के क्यों थे? जी। मतलब भारत के लोगों को तो इन लोगों ने भिक्षु बना दिया और कहा कि भैया तुम ये इन मठों बिहारों में बैठो और भिक्षा पात्र लो, मन कर, मतलब जो भी इनका संदेश रहा हो, मतलब इनकी जो भी आइडियोलॉजी थी, तो मतलब इन्होंने यहाँ के मूल लोगों को इन लोगों ने भिक्षा पात्र दिया और कहा कि तुम भैया निर्वाण खोजो, और विदेशियों को बुलाया और उनको कहा कि भैया तुम शासन करो, हमारे ऊपर शासन करो। तो ये आइडियोलॉजी तो एक तरह से तो यही हो गई ना कि अपने ये इन लोगों ने विदेशियों को आत्मसमर्पित कर दिया स्वयं को। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जो विदेशी राजा यहाँ रहे, तो उनकी जो पीढ़ियां थी, उनके जो वंशज थे, वो तो यहाँ से गए नहीं। जैसे शक थे, कुषाण थे, और भी कई सारे राजा हुए, लगभग कनिष्क जो थे, कनिष्क तो शायद, हाँ कनिष्क जैसे मिलांडर हुआ, ये सब जितने भी हैं जिनको इनके ग्रंथों में बहुत ही सम्माननीय और पूजनीय माना गया है, तो ये सारे विदेशी थे। तो आखिर इनके जो वंशज थे, इनके जो पीढ़ियां थी, वो भारत में ही होंगे कहीं?
हाँ होना तो चाहिए, लेकिन आज तक मिलती नहीं है। नहीं मिली तो होंगी जरूर किसी न किसी दूसरे तीसरे नाम से। जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उन्हीं का प्रोपेगेंडा है कि हिंदुओं और बौद्धों में एक खाई खोद दी जाए और हिंदुओं और बौद्धों को आपस में लड़ा करके और अपना राजनीतिक और सामाजिक महत्वाकांक्षा को पूरा किया जाए? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आप देखे होंगे जब ना एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बनी थी 14 से पहले, नव बौद्ध या बौद्ध या इवन लामा, दलाई लामा या जो कुछ भी ऐसा जो हम लोग मॉन्क जिनको कहते हैं, उनका एक भी एंटी हिंदू विरोधी सेंटीमेंट वाला पोस्ट, कमेंट, थॉट, स्पीच, प्रीच दिखा सकते हैं आप? नहीं दिखा सकते। 14 के बाद कोई बीत गया, फिर भी ये चीज ना के बराबर है। 16 के बाद ये सब चीज है ना रेज किया गया। धर्म परिवर्तन कर लो, बौद्ध धर्म बन जाओ, वैज्ञानिक हो जाओ, पढ़े लिखे अच्छा भी हो ना तो वैज्ञानिक बन जाओगे, बौद्ध धर्म अपना लिए। ये होता है। खैर इन लोग में रहता है ना कि भाई हाँ हम हिंदू धर्म छोड़ दिए, पाखंड छोड़ दिए, बौद्ध धर्म अपना लिए, वैज्ञानिक बन गए। यही करते हैं ना हम। तो भले अंगूठा छाप भी देंगे तो वैज्ञानिक ही कर लेंगे। हाँ कहते तो यही है, मतलब इनकी वैज्ञानिकता बस इसी बात पर निर्भर है कि जो जितनी तगड़ी तरीके से हिंदू धर्म की निंदा कर सकता है वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। हाँ वो सबसे बड़ा वैज्ञानिक हो जाता है। तो खैर इनकी आइडियोलॉजी इनको मुबारक हो। हम सुनो मैं बताता हूँ। कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आपने सुना है? हाँ। मैं इसको पॉलिटिकल सापेक्ष से भी आपको बता सकता हूँ। जैसे एनडीए के अगेंस्ट में सभी सारे दल पोलराइज्ड हुए थे, जो नहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है, सभी हुए, सबों ने अपनी ओर से एफर्ट लगाया। एक विदेशी एजेंसी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका, उन्होंने केनिया में, यूक्रेन में, उसके बाद और 3-4 देशों में जो है ना वहाँ के कंडीशन को अपने तरीके से मैनिपुलेट कर दिया। मतलब वहाँ की अच्छी खासी सरकार को गिरा करके सरकार बदलवा दी, उनको टेंडर मिला। जो सर आप ऐसा कुछ करो जो वर्तमान सरकार प्रेशर में आए, दबाव में आए और हमारा काम चले। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का ही ये प्लान था, जिसमें उन्होंने अच्छे खासे स्कॉलरों को, मिशनरियों को हायर किया और एंटी हिंदुत्व मानसिकतावादियों की एक फौज बनाई, काफी सारी आइडिया बनाई जो कि मैक्सिमम फर्जी थी, बहुत सारी डिस्पोज हो चुकी, बहुत कम बची है। तो उनका एक ही एजेंडा रहता था, हिंदू धर्म को। हेलो जी, तो मेरा सवाल सर यह था जी कि जितने भी ईसाई मिशनरियां हैं ज्यादातर तो उसमें उनके संस्थाओं पर ज्यादातर प्रतिबंध ही लग गया है। कुछ अभी सांसें ले रही हैं प्रतिबंध होने के लिए। तो अगर उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया, वो खत्म होने की कगार पर खड़ी हुई, तो उनका स्थान ऐसा नहीं कि अभी हमारे देश में बौद्ध लोग हैं, नवबौद्ध जिसको बोलते हैं, ऐसा नहीं कि उनका स्थान ये ले रहे हैं। वैचारिक मानसिक तौर पे उनका स्थान ये लोग ले रहे हैं। वो लोग उन्हीं के जो हैं आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक बात जान लीजिए, रवांडा में जो गृह युद्ध हुआ था उसका जानते हैं रीजन क्या था? जो आज हम भारत में सुनते हैं, तुम लोकल हो, तुम विदेशी हो, हम मूल निवासी हैं, तुम मंगल ग्रहवासी हो। वहां का 2 ट्राइब था, हुत्सी और तुत्सी। दोनों सहोदर की तरह रहे थे 94 तक। फिर ऐसा क्या हुआ जो उन दोनों के बीच में ऐसा खूनी संघर्ष हुआ जो 10 लाख मारे गए? हम मरवाने वाले कौन थे? आप लोग पढ़ लीजिए भाई, ये सब हमें तो यही लगता है कि जैसे अपने यहाँ भी इस तरह की थ्योरी को पैदा करने के पीछे एक ऐसे ही षड्यंत्र का मतलब ये आप लोग क्या कहिए, ये इस तरीके की थ्योरी गढ़ी जा रही है तो भविष्य में गृहयुद्ध की नींव रखी जाए। और गृहयुद्ध के नींव अगर रखा जाएगा तो इसमें कौन मरेगा? निर्दोष आदमी मरेगा। बात इतनी ही नहीं है, एक चीज और है कि ये इनके मूवमेंट में जितने भी लोग हैं उसमें मैं एक चीज बहुत ही कॉमन सुनता हूँ। पहले कहते थे कि 2020 तक ब्राह्मणों क्षत्रियों को इस देश से भगा देंगे, अब थोड़ा सा इन्होंने इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ा लिया, अब कह रहे हैं 25, 26, 27 तक भगा देंगे। तो एक चीज बताइए, यहाँ का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो वर्ग है वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भारत की नागरिकता को अगर यहाँ का कोई ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय इस तरीके के किसी भी थ्रेट देने वाले का एक सिंपल FIR करवा दे तो IPC सेक्शन की 2 धारा 506 और 503। 506 में अगर आप धमकी देते हैं किसी को जो तुमको मर्डर कर देंगे, तुमको हम बर्बाद कर देंगे, तो 7 साल के लिए जेल जाएंगे नॉन अवेलेबल वारंट, और हम तुमको देख लेंगे, तुमको भगा देंगे, तुमको रहने नहीं देंगे। उसमें दफा लगेगी उनको 503, उसमें 2 साल की नॉन अवेलेबल पनिशमेंट होगी। सारी हेकड़ी निकल जाएगी इन लोगों की। अच्छा, मतलब तो मैं ये देखता हूँ जो
एक तबका ऐसा है ना जो हंसी खुशी इन लोगों को सुन करके भी बहुत खुश रहता है, तो छोड़ो यार काटा है उसी करने दो। अच्छा, मतलब ऐसा कानूनी ऐसा प्रोसीजर है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ के ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को यहाँ से भगाने की बात करता है या उनको जलील करने की बात करता है तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल कानूनन उन पे 2 धाराएं लग सकती हैं, 506 की, 503 की। 506 में अगर आप भगाने के साथ साथ मर्डर का धमकी देते हैं, उसको मतलब प्रताड़ित करने का बात करते हैं, तो आपको तो 7 साल की सजा होगी। नहीं हम तुमको देख लेंगे, खदेड़ देंगे, रहने नहीं देंगे, बसने नहीं देंगे, ये बात बोलते हैं तो आप पे 503 की दफा लगेगी, 2 साल की सजा होगी नहीं। और दोनों भी चार्जेज में बेल की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ जो ये बोलते हैं भगा देंगे, जो भी आईडी से बोलते हैं, अगर वो लोग कभी इस पचड़े में फंस गए ना, तो ना उनका संगठन आएगा हमको बचाने, ना उनके तथाकथित नेता आएंगे, ना ही उनके आइडोलाइजर आएंगे हमको बचाने। तब कहेंगे चलो ठीक। मतलब कि ये जो बातें बोली जाती हैं वो पूरी तरह से असंवैधानिक हैं। हाँ बिल्कुल असंवैधानिक है। और ऐसा बोलने वाले भी असंवैधानिक लोग ही हैं, क्रिमिनल है। ऐसा बोलने वाले क्रिमिनल हैं, मैं क्या बोला। अच्छा, ऐसा बोलने वाले क्रिमिनल करवा दिया जाए तो फिर ये लोग बचेंगे थोड़ी। मतलब कि ये संविधान बचाओ की बात करने वाले स्वयं संविधान को तोड़ते हैं। एक बात बताओ, आप संविधान कब खतरा में था, हमको कोई बता सकता है? संविधान कब खतरा में हुआ? संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान कब खतरा में है? क्या संविधान का पूरा संशोधन हो रहा है? संविधान का आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल जितना भी है वो सारा बदला जा रहा है? नहीं बदला जा रहा है। और बदलने का भी क्या है, नहीं तो बदला भी जा रहा है। डिबेट होता है, सबके सामने इस पे बहस होता है, उसके बाद सरकार जो है परमिशन लेती है, हाँ ये धारा में जो है ये आर्टिकल में संशोधन होना चाहिए। तो ऐसे तो 120 प्लस संशोधन हो चुके हैं। नहीं तो संशोधन भी तो कानूनी प्रक्रिया जो उसकी है उसी के अंदर। अब संशोधन तो ऐसे नहीं कोई अपने मन चुने हुए जनप्रतिनिधित्व के सामने बैठ करके होती है, कोई चोरी छिपे नहीं होती है। वही तो मतलब संशोधन भी तो कानूनी दायरे में ही किया जाता है, तो फिर उसमें इलीगल क्या है? कानूनी दायरे में, संवैधानिक दायरे में होती है। तो संविधान कब से खत्म होने लगा? और ये संविधान पे लोग कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। मतलब अब ये कौन सी संविधान, एक तो सारे असंवैधानिक नाम भी इन्हीं के साथ हैं। मूल निवासी संविधान में नहीं है फिर भी ये मूल निवासी है, दलित सब संविधान में नहीं है फिर भी ये दलित है। आइडियोलॉजी परस्पर विरोधी होती है ना। मैं आपको क्या कहा, इनका सोच, इनका विचार, इनका जो है ना रहन सहन, जो कुछ भी एक घृणा के तौर पे सेटअप किया गया है। वो आपके पैरेलल चलेंगे लेकिन घृणात्मक विचार। अगर आप कहेंगे रक्षाबंधन हमारा त्योहार है तो कहेंगे नहीं रक्षाबंधन हमारा त्योहार नहीं है। आप कहेंगे जो भगवान राम हमारे आदर्श तो कहेंगे नहीं भगवान राम क्रिमिनल थे। आप कहेंगे जो ये चीज अच्छा है तो कहेंगे नहीं ये चीज विरोध। मतलब तो उनको हर तरह से, मतलब एक तरह से ये पूरी तरह से हमारे वैचारिक विरोधी हैं। हाँ वैचारिक विरोधी हैं और इनको घृणा के तौर पे इम्प्लांट किया गया है एज ए रूटी। तो यही है मोटा मोटी सा जो आप लोग पूछते हैं, जो मूल निवासी बहुजन, ये तो सब संविधान में कहीं नहीं है। संविधान कभी इसकी इजाजत भी नहीं देता है। संविधान के प्रस्तावना में ही आप पढ़ लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। और तो मतलब एक चीज ये क्लियर है कि संविधान में ना मूल निवासी शब्द है, ना दलित शब्द है और ना ही बहुजन शब्द है। नहीं, ये तीनों नहीं है। नहीं है। तो क्या ऐसे जो लोग इस तरह मतलब इन शब्दों के साथ एक मूवमेंट चलाते हैं और इस मूवमेंट को आगे करके इस देश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोगों को टारगेट कर करके और उनके साथ आज ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कर रहे हैं, कल को ओबीसी को नहीं करेंगे? इसमें वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब इनकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय के वैश्य जो बचेगा तो कौन बचेगा? ओबीसी को ये क्या अपना मानते हैं? आप कभी देखे इन लोग के मन में ओबीसी के लिए कितना गिरना है? नहीं, एक चीज और मैं देखता हूँ, इलाका में आ जाइएगा। नहीं, एक चीज मैं और देखता हूँ, ये कहते हैं कि ओबीसी भी शूद्र है। हाँ तो सिर्फ जो है ना चुनाव में वोट लेने तक शूद्र रहता है। चुनाव में इनका मतलब ही नेता जीत गया, उसके बाद पे भी दलित एक्ट लगता है, महादलित एक्ट लगता है, वसूली एक्ट लगता है। नहीं तो कैसे ओबीसी शूद्र? अच्छा एक बात बताइए, ओबीसी अगर शूद्र है तो आप करेंट फी स्ट्रक्चर देख लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन का।
चलिए हम भी शुद्र है ना, आप भी शुद्र है ना, दलित महादलित और भीमवादी भी शुद्र है। उनको फी कहीं माफ आता है, कहीं 170 रुपया आता है, आपको 850 रुपया देने पड़ते हैं, बराबर तो सकते। तो फिर तो हमारे शूद्र मतलब हम कोई स्पेशल टाइप के शूद्र हैं क्या? ओबीसी कोई स्पेशल टाइप का शूद्र होता है इसका मतलब? नहीं, वो आपको जबरदस्ती शूद्र बनाएंगे क्योंकि उनसे उनका हित सदता है। वो सोचते हैं ना जो हमारे अगर कस्टडी में ओबीसी रहेगा तो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा मजबूत रहेगा, हमारी संवैधानिक कानूनी राइट्स जो है मजबूत रहेंगी, और हम ओबीसी को हर तौर पे अच्छे से यूज करके अपना सारा काम निकाल। तो सर ओबीसी तो खुद इनसे बहुत ज्यादा बहुसंख्यक है, ओबीसी तो खुद आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा है, फिर ये क्यों इनकी तरफ जाता है? ओबीसी में जागरूकता आज भी नहीं है। आप देखते हो ओबीसी से पूछो जो अदर बैकवर्ड क्लास या कास्ट, सब कहेगा कास्ट ये है, बल्कि है क्लास। ओबीसी का सर्वे सर्वा कौन, सब कहेगा अम्बेडकर, जबकि रियलिटी में कौन सब जानते हैं, मोरारजी देसाई बाबा, वीपी सिंह, विंध्यश्री प्रसाद नंदू, इसका नाम कोई नहीं जानता, कोई कहेगा भी नहीं। इनका तो विरोध करने लगते हैं, ओबीसी होकर भी इनका विरोध करते हैं। हाँ तो मैं आपको कह रहा हूँ ओबीसी में कितनी जागरूकता है, मैं यही बता रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। अच्छा सर, काफी टाइम हो गया आपसे बात करते हुए, बड़ा अच्छा लगा, और आपने जो भी जानकारी दी काफी अच्छी है। और मैं चाहूंगा कि आगे भी आपसे कुछ और हमारे सवाल हैं उस पर भी मेरे पास जी आपके पास जो भी जानकारी हो वो आप हमसे शेयर करें, और मेरे पास जो जानकारी होगी मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ ना ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है। और आपसे अच्छा लगा बात करके, और आप जो कर रहे हैं उसके लिए आपको सतत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।